हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। उसमें हमने 2 लेक्चर देखा था, सेल के बारे में चर्चा किया था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मतलब जो ये हम सेल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें हम केवल आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बेसिक ही तैयार कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे वो जेनेटिक्स का हो यानी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का हो या फिर इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का हो, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको फिजियोलॉजी भी मिलेगा, उसमें भी सेल का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको सेल के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। और ये वीडियो आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, तो उसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। क्या दिखा था? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक बार हम आपको बता देते हैं क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या देखा था? हरित लवक, यानी क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। लवक करके हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, लवक करके स्टार्ट किया था, सॉरी ये ऐसे रहेगा, ठीक है, हरित लवक, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो अगला जो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं ER नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ER के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म वाज फर्स्ट यूज, मतलब देखो एक वैज्ञानिक थे, पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? पोर्टर थे। 1948 में इन्होंने क्या किया था? ER टर्म दिया था। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। जो भी टर्म है, जो कौन खोज किया था, कौन टर्म दिया था, ठीक है, इसको आप एक लिस्ट अपने से स्वयं तैयार करना, उसको क्या करना, रट लेना। वहां से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर जी ने दिया था, 1948 में दिया था, ठीक है। ER इज द 2 टाइप्स, ये क्या होता है, 2 तरह का होता है, नेमली रफ टाइप और एक रफ या फिर ग्रेनुअल टाइप, ठीक है, ग्रेनुलर टाइप, ठीक। एक होता है स्मूथ टाइप, ठीक है, एक होता है रफ टाइप, एक होता है आपका ग्रेनुअल स्मूथ टाइप, स्मूथ टाइप होता है, ठीक है। रफ टाइप को हम लोग ग्रेनुअल भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं रेंगुलर बोलते हैं, ठीक है। इतना चीजें आपको समझ में आई। तो ये हमने क्या बताया कि ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो शब्द है वो पोर्टर ने दिया था। और ये 2 तरीके से होते हैं, किस कौन कौन से, रफ और स्मूथ, ठीक है, इतना ध्यान देना। आगे बात करते हैं। अब देखो इसके बारे में हर एक चीज जानेंगे। कह रहा है कि 10 राइबोसोम कैरिंग रीजन ऑफ ER हैज ग्रेनुअल सरफेस, मतलब देखो अगर जिसमें राइबोसोम, मतलब इसका काम क्या है, राइबोसोम का कैरी करना, ठीक है, राइबोसोम का कैरी करना, ठीक। ER हैज ग्रेनुलर सरफेस, ये क्या करता है, ग्रेनुलर सरफेस को रखता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रफ ER, रफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो क्या होता है, कुछ दानेदार टाइप का होता है, ठीक है, उसे हम लोग रफ ER बोलते हैं। एंड द राइबोसोम फ्री रीजन, मतलब जहां पे राइबोसोम क्या होगा, फ्री होगा, मतलब वहां पे राइबोसोम नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। वो देखने में भी कुछ स्मूथ टाइप का ही दिखता है। कह रहा है कि रफ ER इज वेल डेवलप्ड, रफ ER जो होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, मतलब पूरा डेवलप्ड नहीं होता है। इन द सेल्स, सेल्स में क्या होता है, पूरा डेवलप नहीं होता है। कह रहा है विच आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम क्या होता है, मतलब इंगेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। वैसे राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, मतलब प्रोटीन बनाने का। लेकिन ये क्या क्या काम, किस रूप में काम करता है, इंगेज होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, मतलब सक्रिय होगा। आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे देखो, स्मूथ ER इज फाउंड इन रीजन विच आर रिच इन लिपिड कंटेंट, मतलब जो स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ ER होता है, उसमें लिपिड कंटेंट पाया जाता है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको SER के नाम से भी जानते हैं, आ जाएगा शॉर्ट में, तो ये मत कहना कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे इसको क्या बोलेंगे,
रफ ईआर, यस ईआर नहीं होगा यहाँ पे, इसको कर लो आप RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये जो है मतलब ये कुछ दानेदार है, ये क्या है आपका राइबोसोम है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पूरा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ये क्या है स्मूथ, मतलब यहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होता है, ठीक है, बाकी सब तो आप जानते ही हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आता है आपका अगला आता है राइबोसोम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम पैलाडे कण के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, पैलाडे कण। अब पैलाडे कण के नाम से क्यों जानते हैं, क्वेश्चन तो जरूर उठ रहा होगा कि पैलाडे कण के नाम से क्यों जानते हैं इसको। तो आपको पता है जो टर्म है राइबोसोम वो कौन दिया था, वो पैलाडे ने ही दिया था, ठीक है। राइबोसोम का जो टर्म है वो कौन दिया था, पैलाडे ने ही दिया था। इसको भी जो है इंपॉर्टेंट करके लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। राइबोसोम है 2 सब यूनिट्स, इसमें 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक लार्जर होता है, एक क्या होता है लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जैसे आप देखते होंगे 70 या 80 या ऐसे करके कुछ है, यहाँ पे है, अभी हम बता देंगे पूरी चीजें, ठीक है। कह रहा था साइज और वेट ऑफ राइबोसोम मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यस यूनिट्स, मतलब इसको जो है एक्सप्रेस हम लोग किस में करते हैं, यस यूनिट में करते हैं। किस यूनिट में करते हैं, यस यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। ये किसके बेसिस पे करते हैं, सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे करते हैं। किस पे करते हैं बच्चों, सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और इसके काम की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। कौन सा काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं किसमें 70 यस का पाया जाता है, किसमें 80 यस का। आपको पता होगा मैंने बताया था आपको उसमें राइबोसोम जब अंतर बताया था तो उसमें बताया था 70 यस 80 यस क्या है, ठीक है। बैक्टीरिया, अब देखो अब माइटोकांड्रिया जहां जहां होगा, ठीक है, वहां वहां 70 यस का पाया जाएगा, ठीक है। माइटोकांड्रिया कहीं भी हो या फिर आपके बैक्टीरिया या वायरस कहीं भी हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है, वायरस में तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का अगर सेल है उसमें 70 यस की कंप्लीट यूनिट पाई जाती है, उसमें लार्जर जो होता है 50 यस और 30 यस का होता है। अब कह रहे होगे सर इसको हम ऐड करेंगे, कहीं कहीं ऐसे भी लिख के आ जाता है 70 यस उप इकाई यानी सब यूनिट ऐसे 50 यस प्लस 30 यस। अब तो दिमाग लगाओगे, कहोगे सर ये तो 80 यस हो रहा है, नहीं ये सब यूनिट है, इसका यूनिट है, ठीक है, राइबोसोम का यूनिट है ये, ठीक है, तो इसलिए 80 यस नहीं होगा, ये 70 यस ही होगा। अब माइटोकांड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकांड्रिया 70 यस की पाई जाती है, 50 और 30 की पाई जाती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वही हरित लवक की बात कर रहे हैं, उसमें कितना पाया जाता है 70 यस, उसमें भी 50 और 30 का इसमें पाया जाता है। अब हायर ऑर्गेनिज्म जैसे अब हम लोगों का प्लांट का ले लो, हम लोगों का ले लो, वो 80 यस का पाया जाता है, ठीक है। या फिर फंगस का ले लो, उसमें भी जो है आपको इतना देखने को मिलेगा, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म में 80 यस का देखने को मिलता है, 60 प्लस 40 का होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है, क्लियर भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें हमने कोई कॉम्प्लेक्स बातें की ही नहीं। आगे बात करते हैं, कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ mRNA। देखो अब एक चीज बताते हैं, इसको एकदम इंपॉर्टेंट करके, अभी मैंने आपको पहले ही बताया, एकदम इंपॉर्टेंट करके लिखना कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी संश्लेषण जिसे बोलते हैं, ठीक है, संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है, संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। संश्लेषण का काम कौन करता है, वो आपका राइबोसोम करता है। इस चीज को बिल्कुल आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता रहे हैं यूपीपी के एग्जाम में भी ये आया था, ठीक है, ये यूपीपी के एग्जाम में भी आया था, क्योंकि हमने पेपर देखा तो उसमें हमें ये भी मिला, तो हम कहें कि जब वहां पूछ सकता है तो हमारे यहाँ तो पूछ ही सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में वो mRNA करता है, मतलब मैसेंजर RNA क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड आर कॉल्ड, प्रोटीन की फैक्ट्री, ये भी बताए थे हम, प्रोटीन की फैक्ट्री। और सुनो, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, राइबोसोम को, ठीक है, किसको बोलते हैं, राइबोसोम को, ध्यान रखना,
मैं जो बताने जा रहा हूँ, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं, लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, वो न्यूक्लियोलस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोलस को बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। कह रहा है कि कार्ड हाँ कार्ड पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का मतलब एक पॉली मतलब बहुत, राइबोसोम मतलब बहुत राइबोसोम बनाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब पॉलीराइबोसोम मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो इतना बस याद रखना कि इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम आर सेलुलर पार्टिकल्स। ये क्या होता है, सेल का एक पार्टिकल्स होता है विच आर कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या रखता है अपने अंदर, मतलब अपने पास क्या रखता है, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एसिड फॉस्फेट, एसिड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए ये सब भी रखता है। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है, और डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सभी चीजें किसमें आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे लाइसोसोम में। ठीक है, ग्लाइकोसिडेज एंजाइम होता है। ठीक है, और कौन सा एंजाइम होता है, ग्लाइकोसिडेज एंजाइम हो गया। हाँ, आर फाउंड इन लाइसोसोम मतलब जो भी काम होगा इसका एंजाइम एक्टिवेट करने का काम होता है। ठीक है, कौन सा काम होता है, एंजाइम एक्टिवेट करने का काम होता है। ये याद रखना, ये सेवरल एंजाइम हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यही एंजाइम होंगे। चलो आगे बात करते हैं हम। हाँ, प्राइमरी लाइसोसोम मतलब प्राइमरी लाइसोसोम ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, वो उत्पन्न होता है, और इनमें पाचन एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या फिर जिसे हम बोलते हैं पाचन एंजाइम। वहीं पे सेकेंडरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें, कह रहा है कि आर बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी लाइसोसोम। मतलब ये जो है सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं, ये किससे निर्माण होते हैं, वो प्राइमरी लाइसोसोम से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें एंजाइम के साथ साथ कुछ खाद्य कण भी होते हैं। मतलब इसमें जो है एंजाइम तो होता है, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ फूड मटेरियल भी होते हैं। क्या होते हैं, फूड मटेरियल्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एंजाइम भी होगा, ठीक है, प्लस फूड मटेरियल भी होता है, किसमें, सेकेंडरी में। और वहीं में प्राइमरी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा आपका एंजाइम, मतलब वो भी कौन सा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, कह रहा है कि दे आर कंटेन बोथ एंजाइम्स एज वेल एज सम फूड्स पार्टिकल्स, ये भी तो बता दिए। कह रहा है दे आर आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, मतलब इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है। कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस एंड फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब इसका मेन फंक्शन यही है कि डाइजेशन करना। ठीक है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करना। देखो यहाँ पे लिखा है लाइसोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर के पदार्थों और बाहरी कणों के पाचन करना। ठीक है, जो भी वहां पे पार्टिकल्स हैं, या तो वो अंदर के हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं, उनका क्या करना, पाचन करना। ठीक है, जब कोई कोशिका मर जाती है, ठीक है, ऐसा होता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि यार कोशिका हमेशा जीती ही रही, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम हमेशा जीते ही रहे, हम भी तो कभी ना कभी मरेंगे। तो उसी तरीके से अपनी कोशिका भी होती है, वो भी कभी ना कभी मरती है, तो उनको पचाने का काम जो करता है वो लाइसोसोम करता है। ठीक है, लाइसोसोम अपने एंजाइम छोड़ता है जो मृत कोशिका को पचाता है। ठीक है, जो मृत कोशिका मतलब जो कोशिका डेड हो जाती है, मर जाती है, उसको क्या करने का काम करता है, पचाने का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मलबे की सफाई होती है। मतलब इसका क्या होता है, सफाई हो जाता है। इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती लिखा है तो इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। किसे बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की
थैली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिखिएगा। ठीक है, जैसे उसमें हमने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, उसी तरीके से इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग्स, यहाँ पे देखो लिखा है सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा आपको। हाँ, लाइसोसोम का ये है आपका फोटो। ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। ठीक है, ये आपके मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये जो हैं ये ट्रांसपोर्ट क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं बच्चों। देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई लाइक कर देना और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पता है, जब आप लोग कमेंट करते हो ना, काफी अच्छा लगता है, अंदर से और मोटिवेशन आती है कि और भी सब्जेक्ट के प्रयास करें चलाने के लिए। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट ही हमें आपके तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे हम आपसे मिलते रहते हैं। ठीक है, अब गाल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, जिसे हम लोग डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। गाल्जी कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये गोल्गी बॉडी है। ठीक, गोल्गी बॉडी को एक बार अच्छी तरीके से आप लोग देख लो। ठीक है, उसके बाद इसको खोज करने वाले व्यक्ति जो थे, मतलब फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे, वो कैमिलो गाल्जी ने किया था इन नर्वस सेल ऑफ कैट एंड आउल, मतलब बिल्ली के और उल्लू के। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इट इज इनक्लोज्ड बाय सैक्स और माइक्रोस्कोपिक स्पेस कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आ गया, हाँ देखो यहाँ पे सिस्टर्नी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी की ये बात कर रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग। ठीक है, मतलब मेन फंक्शन क्या होता है गाल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होता है आपका, क्या होता है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड मटेरियल, मतलब इसको क्या करता है, पैकिंग करता है। ठीक है, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करता है आपका डिक्टियोसोम या फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स। सच एज प्रोटीन, उसमें क्या करेगा, कौन से मटेरियल होंगे, फूड मटेरियल, वो होगा प्रोटीन होगा, लिपिड्स होगा, फास्फोलिपिड्स होगा, इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, किसके अंदर करेगा, वो एक सेल से दूसरे सेल्स में ले जाता है। ठीक है, ओके। देखो फिगर अगर देखे रहोगे ना तो उसके बारे में लिख लोगे और समझ जाओगे। ठीक है, अगर लिखने के लिए मिड टर्म में आ भी जाता है तो भी लिख लोगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट याद रखना है, एकदम से याद रखना, ये आपके मिड टर्म में आपके टीचर के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स की बात करते हैं। सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल की बात करते हैं। कह रहा है कि सेंट्रियोल आर फाउंड एनिमल सेल वनली, मतलब ये क्या पाया जाएगा, सेंट्रियोल किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में, यानी ये प्लांट सेल में क्या होगा, अनुपस्थित हो जाएगा, यानी एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, कह रहा द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस, मतलब ये जो है स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। जब हम आपको पढ़ाएंगे सेल डिवीजन तो उसमें जो है स्पिंडल फाइबर का काम बहुत आता है। कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, मतलब देखो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है किसमें, ये सेंट्रियोल्स में। ठीक है, सॉरी, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है किसमें करता है, एनिमल सेल में करता है। ठीक है, और कब करता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्पिंडल फाइबर मेटाफेज के दौरान भूमध्य रेखीय प्लेट के गुणसूत्रों के उन्मुखीकरण में मदद करते हैं। देखो अभी आप समझ नहीं पाओगे, या फिर जो बच्चे 12th में बायो पढ़े होंगे या फिर एग्रीकल्चर वाले ही अच्छे से पढ़े होंगे, या फिर कोई स्टूडेंट हो अच्छे से पढ़ा होगा तो वो समझ रहा होगा कि मेटाफेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज क्या होता है उसको समझ रहे होगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में अगर मेटाफेज को बताने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए जब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन बताएंगे तो उसमें जो है अच्छे तरीके से आपको बता देंगे। कह रहा है स्पिंडल फाइबर हेल्प इन ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट ड्यूरिंग मेटाफेज में, मतलब मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल जो लाइन होती है, भूमध्य रेखा होता है, मतलब ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, ऐसे होता है, तो कुछ ऐसे जो है क्रोमोसोम जो है
आपके ऊपर या भूमध्य रेखा पे पाए जाते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। एंड आल्सो मूवमेंट ऑफ एनाफेज, मतलब इसमें भूमध्य रेखा में, मेटाफेज में भूमध्य रेखा पे पाए जाएंगे, मतलब इस रेखा पे पाए जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे पाए जाएंगे ड्यूरिंग मेटाफेज। और एनाफेज में जब होता है तो एनाफेज में ये क्या होते हैं, अपने ध्रुवों की, मतलब जो पोल्स होते हैं उनके तरफ जाने लगते हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो वहां पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, ठीक है, मैं फिर से उसी टॉपिक पे, मतलब जो चीजें जहां नहीं समझ में आएंगी वहां मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब बात आती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है, किसकी आती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। कह रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव बीन रिपोर्टेड इन मेनी प्लांट सेल, जैसे उसमें वो एनिमल सेल में पाया जा रहा था, लेकिन ये किस में पाया जाएगा, आपके प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा बच्चों, प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसीडर्ड टू बी एसोसिएटेड विथ स्पिंडल फाइबर, जैसे उसमें जो है स्पिंडल फाइबर का निर्माण तो हो रहा था, लेकिन वो एनिमल सेल में हो रहा था। उसी तरीके से बच्चों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये भी स्पिंडल फाइबर का, मतलब सेम काम करता है, लेकिन ये किस में करता है, वो करता है आपके प्लांट सेल में करता है, ठीक है, प्लांट सेल में करता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, मतलब सेम काम है, वो एनिमल में कराता है, प्लांट में करेगा, बस इतना अंतर है। आगे आता है आपका पराक्सीसोम। क्या आता है बच्चों, पराक्सीसोम आपको देखने को मिलता है। पराक्सीसोम की अगर बात करें तो पराक्सीसोम वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड, मतलब यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्ट कौन किया था, प्लांट में, प्लांट सेल में बाई टेलबर्ट जो थे, इन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट किया था, ठीक है। एंड हिज कॉलेजेस इन 1968, और कब किया था, 1968 में। और इनके कुछ सहयोगी भी थे, ठीक है, कुछ सहयोगी भी थे। कह रहा कि पराक्सीसोम आर इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब ये क्या होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ध्यान रखना कैसे होती है सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में हम आपको क्या बताए थे, ध्यान करो, न्यूक्लियस, ठीक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बस इसके अलावा कोई भी डबल मेम्ब्रेन लेयर होता ही नहीं है ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये तीनों याद रखना, तीनों आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, कह रहा है द कंटेन सेवरल एंजाइम्स। ये क्या करता है, इसके पास क्या होते हैं, सेवरल एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, इस तरह के एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ठीक है, ग्लाइको ऑक्सीलेट, ठीक है, रिडक्टेज, कैलेक्टेज, ठीक है, ग्लूकामेट, ग्लाइऑक्सीलेट, ट्रांसमिनेज, मैलेट, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, मतलब इस तरह के जो भी एंजाइम पाए जाते हैं आपको पराक्सीसोम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे उतना एंजाइम्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। आगे बात करते हैं, कह रहा है द ऑर्गेनेल्स आर एसोसिएटेड, मतलब जो ये ऑर्गेनेल्स होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं विद किसके साथ होते हैं, ग्लाइकोलेट में चयापचय। देखो हिंदी कितनी कठिन है, कब बोलते हो हिंदी में पढ़ाइए, चयापचय क्या पढ़ोगे, इसमें देखो मेटाबॉलिज्म कितना आसान है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है इसका यूज होता है, ठीक है, किसमें होगा, कह रहा है दे आर आल्सो फाउंड इन एनिमल सेल्स, मतलब ये इसमें तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ किसमें भी पाए जाएंगे, आपके एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आता है स्पैरोसोम, ठीक है। स्पैरोसोम की अगर हम बात करें, कह रहा है कि यह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक और जानवरों में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, यानी ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और क्या होता है, प्रोकैरियोट्स और जानवरों में क्या होते हैं, अनुपस्थित, मतलब प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं और एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वे पराक्सीसोम की तरह एकल झिल्ली से घिरे होते हैं, मतलब ये जैसे अभी हम लोगों ने पराक्सीसोम पढ़ा, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है, वैसे ये भी क्या है, स्पोरोसोम्स भी आपके क्या है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है। और इनका काम क्या होता है, लिपिड को स्टोरेज करना, मतलब
हाँ, भंडारण से जुड़ा माना जाता है। मतलब ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। कंसीडर टू बी एसोसिएटेड विथ स्टोरेज ऑफ लिपिड, लिपिड स्टोरेज से क्या होते हैं, एसोसिएटेड मतलब जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा नहीं ना कि मतलब उड़ रहा है दिमाग से है? नहीं समझ में आएगा भाई बता देना, ठीक है, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये कहाँ फाउंड होता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों, प्लांट सेल में आपको देखने को मिलता है। कह रहा है कि इच वैक्यूल्स इज सराउंडेड बाय ए वैक्यूलर मेम्ब्रेन, मतलब जो वैक्यूल्स होता है उसके सराउंडेड एक वैक्यूलर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट। किस नाम से जानते हैं बच्चों, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है टोनोप्लास्ट, ठीक है। कह रहा है द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, मतलब इसके जो इनसाइड में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सेल सैप पाया जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल सैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं। कह रहा है कि द वैक्यूल्स स्टोर The vacuoles store the found are a variety of nutrients that called might need to survive, मतलब ये क्या कह रहा है, रिक्तिका। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं, ठीक है। भोजन या विभिन्न पोषक तत्वों को संग्रहित करती है, ठीक है, जिनकी कोशिका को जीवित रहने में आवश्यकता हो सकती है। मतलब ये जो है स्टोरेज करने का काम करती है कि जैसे कभी कभी जो है यहाँ से भी फूड मटेरियल ले लिया जाता है जीवित रहने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये अपशिष्ट उत्पादों को भी संग्रहित करती है, मतलब जो अपशिष्ट निकलते हैं उसको, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसको भी क्या करती है, स्टोरेज करने का काम करती है। कह रहा है द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर इविडेंटली थ्रोन आउट द वैक्यूल्स, मतलब ये क्या होते हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पे अपशिष्ट उत्पादों को अंततः रिक्तिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है दस द रेस्ट ऑफ द सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, मतलब जो कंटामिनेशन होने से बचाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर कुछ गंदगियां हैं, कुछ गंदगी है, उसको हम निकाल दिए तो हमें कंटामिनेशन कम होगा, मतलब हमारे ऊपर बैक्टीरिया फंगस कम लगेंगे, ठीक है। या फिर कोई प्लांट है, कोई प्लांट के ऊपर कुछ गंदगी है, मतलब कटा पीटा या कुछ भी है, तो उस पर कंटामिनेशन ज्यादा होगा, और नहीं कटा पीटा होगा तो कंटामिनेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज जहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ बस यहाँ पे वैक्यूल्स आपके समाप्त होते हैं, और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ध्यान रखिएगा, अब अगला लेक्चर जो होगा आपका सेल डिवीजन पे आएगा, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये बताइएगा, अपना जो फीडबैक है, प्लीज प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है हमें बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आपके फीडबैक के अनुसार मैं बहुत प्रयास करता हूं अपने आप को सुधारने का, ठीक है। तो आप फीडबैक जरूर रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टिल द टेक केयर, थैंक यू।